हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया असिस्टेंट कमांडेंट और आईपीएस इन दोनों रैंक्स में इक्विवेलेंसी, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी पावर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सारे एस्पेक्ट्स को इस वीडियो के अंदर हम टच करेंगे, कवर करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है बेसिकली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और आईपीएस में। दोनों की पावर्स क्या हैं, दोनों की अपने प्रमोशन लेवल क्या है, सैलरी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर को लेकर के हम डेडिकेट हैं, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज़ में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली पावर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल मतलब बेहतरीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के आती है ना। एक हमारे कवि कुनबे के राजेंद्र राजन जी की एक पंक्तियां हैं, वो मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया। क्योंकि आप चाहे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हों, चाहे आप आईपीएस हों, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हों, आपके अंदर जो भी कंपनी को आप लीड करते हैं, है ना, चाहे 146 150 मेंबर जितने भी हों, वो एक आपके परिवार की तरह होते हैं। और आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए। बेसिकली चार पंक्तियां ना कवि की ओर से डिफाइन करते हैं। कवि की अपनी कल्पना है, वो इस प्रकार से चीजों को सोचता है। लिखा हुआ है कि महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, इंसानियत जहां में औकात हो हमारी। जो हमारा मैं राजेंद्र राजन जी की जो पंक्तियां हैं, उनको थोड़ी तरन्नुम में मैं गा करके आपको बताता हूँ, क्योंकि वो इसी को तरन्नुम में इस चीज को पढ़ते थे तो ज्यादा अच्छा फील आ पाएगा आपको चीजों को। ठीक है। हो महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी। ये आपका जिंदगी का दृष्टिकोण जनरली ये चार पंक्तियां दिखाती हैं, है ना। क्योंकि आप आईपीएस बन जाएं, जो भी बन जाएं, कोई चाहे आप आईपीएस हैं तो आपके द्वार पे कोई भी अगर अपनी फरियाद लेकर के आता है तो कम से कम इतना वक्त आपके पास हो कि आप उसे दे पाएं, उसकी सॉल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम्स का निपटारा आप कर पाएं, है ना। चाहे आप एज असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे हो तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं पब्लिक को डील करने की जरूरत पड़ती है, सीएपीएफ को। ठीक है। पब्लिक के साथ में, गांव वालों के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे बिल्डअप करके रखने पड़ते हैं, उनकी मदद भी करनी पड़ती है चीज़ें। जैसे आपके पास डॉक्टर्स हैं और जंगल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप उनका उपचार करने के माध्यम से इस तरीके की चीज़ों को एक सिंपैथी गेन कर सकते हो उनकी। और डुप्लीकेसी नहीं, लीगल तौर पर भी अगर आपको वाकई में ऐसा मौका मिल रहा है तो आप इस चीज़ को जरूर करिए। क्योंकि आप देश में अंतिम लक्ष्य आपकी जो आपको, क्योंकि आप बटालियन के अंदर, आप अपनी कंपनी के अंदर एक रोल मॉडल कहलाएंगे, लाखों हजारों लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो इसलिए महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, और इंसानियत जहां में औकात हो हमारी। ए दुनिया बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, है दुनिया बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे। आंसू तो गैर के हों पर आंख हो हमारी, आंसू तो गैर के हों पर आंख हो हमारी। तो ये जो चार पंक्तियां, ये आपको एक जिंदगी का एक नजरिया दिखाती हैं भाई, है ना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दुनिया अपने लिए जीत ले कि अच्छा व्यक्तित्व तो वही माना जाता है जो दूसरों के लिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। खुद को एनलाइटन करना, परिवार को, फिर समाज के सशक्तिकरण पे आपको काम करना है। इसलिए सफलता तो मिलेगी, देर सवेर हो सकती है, लेकिन आप अपना ग्राउंड मत छोड़िए, अपनी गति को बरकरार बनाए रखिए, है ना। चाहे आपका सपना आईपीएस हो, चाहे आपका असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे आपको भारतीय सेवा में, पार्टी आर्म्ड फोर्सेस में आपको अपनी सेवा देनी हो, तो इसलिए अपने आप को उत्साहित बनाए रखने के लिए, अपने आप में जोश बरकरार रखने के लिए और जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए ये चार पंक्तियां आपके लिए बहुत, मेरे को लगता है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा कार्य आपके लिए करेंगी, है ना। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो कवि है, देखो, वो एक दृष्टिकोण पूरा, अगर हम कहें कि जीवन को परिभाषित करिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आपको शायद सोचना पड़े 10 15 मिनट, 20 मिनट सोचना पड़े, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चनों पे हमारा दिमाग जाता नहीं है एक्चुअली में। तो ये आपको जानने बहुत जरूरी है कि जो आपका एम है, आप आए हैं इतनी बड़ी पावर में अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपसे उम्मीदें लोगों की जुड़ती हैं, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस तरह का बनना पड़ेगा, इस तरह की अपनी पर्सनैलिटी रखनी पड़ेगी। बात करते हैं सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कॉम्बेटिंग क्राइम टू इंश्योरिंग द पब्लिक सेफ्टी को बचाना, नेशनल सिक्योरिटी को रक्षा करना, डेडिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी जैसी चीजें इनके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा जस्टिस, इंसाफ हो गरीबों के साथ में, ऐसा ना हो कि कुछ जो तबके जो लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, वो कहीं ना कहीं दाव दौस करके गरीब को कुचलता रहे और अपनी चीजों को बना, क्योंकि उसके पास पैसा है, तो बस इस पैसे के लिए नहीं आप ये वर्दी चुन रहे हैं, ये वर्दी आपको पैशन है प्लस जिंदगी सार्थकता उन गरीबों के लिए, उन लोगों के जिनके अधिकार से जो वंचित रहेंगे, उनको उनके अधिकार मिल पाए।
उस चीज के लिए अगर आप सीएपीएफ में हैं तो आप देश की इंटेग्रिटी, जो भी लोग देश को हार्म करना चाहते हैं उनको आप ठिकाने लगा पाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके एम रहते हैं इस चीज में रहते हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ताकि वो बिगड़ ना पाए, सारे लोग अपना दूसरे लोगों के साथ में जस्टिस उन्हें मिले, न्याय मिले उसके लिए उन चीज़ों को, ठीक है। वो सेफ गार्ड फील करें, सेफ फील करें आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। तो इसकी ये सारी चीज़ें जो चलती हैं आईपीएस की, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रहती हैं, है ना। ये वहीं लीड करता है, वहीं कमांड्स करता है इन चीज़ों को लेकर के, है ना। चाहे वो इंटेल, और दूसरी चीज़ इनको फिर आगे भी मौका मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं ना आईपीएस जो बैच के हमारे अजीत डोभाल जी, अजीत डोभाल आज जानते होंगे उनको, अजीत डोभाल जो कि आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना। एज अ स्पाई भी काम कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कहाँ से आईपीएस से ही गए हैं, है ना। तो आपको भी इस तरीके से मौका मिलता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने का, आईटीबीपी के, क्योंकि देखो आईपीएस जो जनरली इनको भी लीड करते हैं, इन्हीं के अधिकारी होते हैं जो जाकर के सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ इनको लीड करते हैं एज ऑफिसर रैंक पे जाकर के, है ना। क्योंकि आप असिस्टेंट कमांडर की बात देखेंगे तो इसमें कई बार ये चीज़ें डिबेट भी रहती है, कोर्ट में भी चीज़ें गई हैं किस प्रकार से चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि एक तो स्टेट पुलिस का मैटर, दूसरा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन दोनों में इस चीज़ को लेकर के मेनली बात रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हो रही है। तो आईपीएस के रोल्स आप देखेंगे, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, अपने क्राइम को घटा के रखना, अच्छी लीडरशिप का नेतृत्व देना, नेशनल सिक्योरिटी को बचाए रखना, ये सारे कुछ चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईपीएस अधिकारी की होती हैं, ठीक है। अपना दबदबा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आईएएस के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और जो चीजें एग्जीक्यूशन लेवल पे एग्जीक्यूट करानी है, सरकार ने कोई नियम बनाया है, उस चीज को करने की भी जिम्मेदारी आईपीएस की होती है। आईएएस आईपीएस मिलकर के दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा अपना योगदान निभाते हैं, है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट कमांडेंट की देखें तो असिस्टेंट कमांडेंट जो पर्सनल है, ये भी एनएसजी, सीबीआई, एसपीजी, आईबी, रॉ, इनमें भी जाने के इनको भी मौके उपलब्ध होते हैं, ठीक है। दूसरा सीएपीएफ को देखो डिफाइन कर पाना, क्योंकि इनके बहुत काम होते हैं अपना। सीआरपीएफ जो देखो दोनों ही तरह काम करती है, आर्मी की तरह भी और पुलिस की तरह भी। पुलिस की तरह भी जैसे आप देख रहे हैं इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन को सुचारू रूप से ठीक प्रकार से कंडक्ट करवाना, ये इनका सीएपीएफ का काम है ना। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करना, ये इनका काम है। नक्सलाइड इलाकों में इनकी पोस्टिंग, नक्सल से नक्सलवादियों से इनको झेलना और उनको न्यूट्रलाइज करना, ये सारी जिम्मेदारी सीएपीएफ की होती है। इसलिए कई बार देखिए आर्मी तो सीधा एनिमी से जाके कहाँ भिड़ेगी, वो नक्सलियों से नहीं भिड़ने वाली, उससे पहले ये है, ठीक है। दूसरा वो पब्लिक के बीच नहीं आने वाली, उसे इलेक्शनों में नहीं उतारना है, इन चीज़ों को नहीं करना है, लेकिन इसमें करने हैं, तो इसमें ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें देखने की जरूरत होती है मेरे भाई, है ना। दूसरी टफ होती है, काफ़ी ज़्यादा रग्ड होती है, डीवाई जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट एंड कैप्टन रैंक। एक चीज़ ध्यान रखिए, आर्मी में कैप्टन रैंक के इक्विवेलेंट रैंक होती है सीएपीएफ की, कैप्टन रैंक के अंदर, ठीक है। 3 स्टार, ये 3 स्टार पोस्ट हुई कैप्टन, लेफ्टिनेंट से यानी बड़ी होती है एग्जैक्टली देखें तो सीएपीएफ के अंदर, है ना। पुलिस के अंदर देखें तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल तक की ये पोस्ट जनरली देखी जाती है ना। बहुत डाइवर्सिफाइड है और डिस्टर्ब्ड एरिया में भी बहुत काम करते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब जैसे नक्सलाइड इलाके हैं, या जहां पर भी देश की जो देश को तोड़ने की जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं उनको काउंटर करने का काम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से भी आर्मी से भी, हालांकि कंपेयर सबके अपने पहलू हैं, लेकिन सीएपीएफ की भी कम नहीं है। कुल मिला के बता रहे हैं, पुलिस और आर्मी दोनों की परफॉर्मेंस को निभा रही है ये। तो आर्मी तो अपनी आर्मी इंडिविजुअली जब भी जंग होगी तब के हालात में, क्योंकि आप जानते हैं ना जिनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी आर्मी है, एयरफोर्स है, ये बॉर्डर करीब के एरिया के करीब डिप्लॉय नहीं की जा सकती, इसे कहीं ना कहीं अग्रेशन माना जाता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए ये फिर सीएपीएफ फोर्सेस बनाएगी जो बॉर्डर की निगरानी करें। तो ये भी तो नहीं हो सकता कि हम बॉर्डर को छोड़ करके आ जाए बिल्कुल, ताकि इन्फिल्ट्रेटर वहां से आए, जैसे पाकिस्तान से आते हैं, टनल बना के आते हैं, या नशीले पदार्थ वहां से स्मगल किए जाते हैं। इस चीज को लेकर, इस चीज को काउंटर करने की जिम्मेदारी इस चीज के जो सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे बीएसएफ जो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर की सेफ्टी के लिए जनरली जाती है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल आप देखेंगे जल्दी भूटान और नेपाल बॉर्डर जनरली देखते हैं हम, इनको कवर करने के लिए जानी जाती है। तो इस तरीके से सरजमी की सुरक्षा करने की जो आईटीबीपी है, जो चाइना बॉर्डर की जो तैनाती के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, उसमें निगरानी रखने के लिए, ताकि चाइना इंट्रोड्यू आगे जाकर के बैरक ना अपने बंकर ना बना ले, हाँ हिंदुस्तानी टेरिटरी पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि हर जगह फेंसिंग तो है नहीं इस चीज को लेकर के, ठीक है। इस चीज की जो जिम्मेदारी रहती है कहीं ना कहीं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की रहती है। इनके अंडर पूरी की पूरी अपनी कंपनी के ये लीडर होते हैं और उस कंपनी में अपनी इनकी पावर चलती है, ठीक है। इनको पब्लिक के साथ भी डील करना पड़ता है, और एनिमी बोले तो जो देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ हैं, जो देश के संविधान के खिलाफ हैं, उनसे भी इनको लोहा बनवाना पड़ता है उनसे भी, ठीक है। उनको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो इस वजह से इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट
कमांडेंट की। और कुछ इस चीज में देखें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएस ऑफिसर का, देखो पहले मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का काम आईपीएस का होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, ताकि राइट्स दंगे ना भड़क जाएं, लोग पत्थरबाजी ना करें, माहौल अच्छा बना रहे, सांप्रदायिक माहौल ना जन्म ले ले इस चीज के लिए। क्योंकि आप देखते हैं भारत में कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटियां हैं, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, आपको विविधता वाला देश भारत देखने को मिलेगा, इसलिए भी यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। सबकी कम्युनिटी का सम्मान, कोई किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, ताकि होता है क्योंकि भावना लोगों की उग्र हो जाती हैं, फिर ये दंगे का रूप ले लेती हैं। दंगों में देखो नुकसान आम जनता का होता है, दंगाई तो दंगा करके चले जाते हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, आम यातायात को प्रभावित करना, धरना प्रदर्शन देना, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं काउंटर करने की जो जिम्मेदारी है वो आईपीएस ऑफिसर की, आईएएस के साथ मिलकर के इस चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट चीज इन्वेस्टिगेशन सॉल्विंग द क्राइम्स, कोई भी क्राइम हुआ है उनको सॉल्व करना, उनमें इन्वेस्टिगेशन करना, एक अहम रोल, अपनी रिपोर्ट प्रदान करना। क्योंकि देखिए पुलिस आप समझेंगे सीधा सीधा क्या है, और कोई क्राइम कुछ होता है तो अरेस्ट करना और कोर्ट के सामने अपनी जो केस स्टडी है, पूरे के पूरे जो ट्रायल्स चलेंगे उस बीच में जो सबूत इकट्ठा किए जाएंगे पुलिस के द्वारा, जो भी डाटा इकट्ठा, जो भी इन्फॉर्मेशन की जाएगी वो सब कोर्ट के सामने रखना, निष्पक्ष तरीके से रखना, ताकि वो जो अपराधी है वो दोबारा समाज के बीच ना चला जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में खतरा है और समाज के अंदर एक डर व्याप्त करते हैं, ताकि एक आम नागरिक खुल के सांस नहीं ले पाता, वो एक दबाव महसूस करता है। जब इस प्रकार के गुंडा माफिया लोग जब जनरली सक्रिय रहते हैं समाज के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज, एक विकसित समाज नहीं बन पाता है, ठीक है। एक दबंग लोग जो कि गरीबों को सताने का काम या फिर आम जनता को सताने का काम करते हैं, तो वो किसी भी हिसाब से सेफ नहीं है, समाज के लिए भी देश के लिए भी। इनको न्यूट्रलाइज करने का काम इनका रहता है, ठीक है, केस स्टडी और क्राइम्स को इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीजें। और लीडरशिप एंड कमांड रोल में ये रहते हैं, ठीक है। सी असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो ये लीडरशिप और कमांड रोल में रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक जो अपनी जो कंपनी है वो उसको लिए लीड करते हैं। इनके पास एक बेहतर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये एज अ परिवार है वो उनका, ठीक है। आपका एक गलत डिसीजन को संकट में डाल सकता है, इसलिए वो जो 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 आपका गलत डिसीजन ना लिया जाए उसके लिए एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, लोग आप पे भरोसा करें, आप ऐसे लीडरशिप होने चाहिए उनके आपके अंदर होनी चाहिए, उस आपके अंदर ये स्किल्स हों कि आप उस कंपनी के अंदर हर एक सोल्जर्स के अंदर जान फूंक सकें, उसको ये यकीन दिला सकें कि वो सेफ है मेरी लीडरशिप के अंदर, और हम जरूर जरूर देश के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को हम काउंटर करके रहेंगे। ये विश्वास कहीं ना कहीं उनके अंदर भरना जरूरी है, जो कि लीडरशिप में होते हुए असिस्टेंट कमांडेंट ये भूमिका निभाते हैं बखूबी रूप से, है ना, ठीक है। दूसरी होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करते हैं। आप देखते हैं इलेक्शंस में इनकी ड्यूटी लगती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, ताकि ठीक प्रकार से चुनाव हो पाए, ठीक है, किसी प्रकार का कोई हमला ना हो, है ना, क्योंकि कोई सी बूथ को कैप्चर ना किया जाए, ऐसी कहानी हम देखते हैं जब भी होता है। भारत का लोकतंत्र सबसे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें इसने निष्पक्ष तरीके से चुनावों को कराना एक बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है, जिसको ये सीएपीएफ के लोग जनरली इसको देखते हैं। प्राइमरी ड्यूटीज होती है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, भीड़ को कंट्रोल करना। और जब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, देखो पुलिस तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज है, जिसमें चाहे आईपीएस हो चाहे ये फर्स्ट स्टेज है, जब इनसे चीज़ें काउंटर नहीं होती तो फिर जाकर कहीं ना कहीं हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ बलों को तैनात करना पड़ता है, जो भीड़ को कंट्रोल करने में या सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने में कहीं ना कहीं चीज़ों को रखते हैं। दूसरा इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को, ठीक है। जैसे आम दंगाई क्या करते हैं, बसों को फूकना, है ना, रेलवे ट्रैक को उखाड़ना, रेलवे को चक्का जाम कर देना, हाईवे को रोक देना, इससे एक आम जन नागरिक परेशान होता है। मानते हैं एक डेमोक्रेटिक देश में आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? लोगों को परेशान करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आप करिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। ये चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से हों, इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। आगे अगर देखें आईपीएस की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल, इन्हें कोई लीड मिलती किसी चीज़ के तो वो ये जा करके उसे दबिश भी देते हैं, उसे पकड़ते भी हैं, अगर लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसके लिंक बाहरी देशों से जुड़े हुए हैं, और ऐसा कोई अपराधी जो बड़े किसी चाहे वो सुसाइडल बॉम्ब जैसी घटनाओं को अगर अंजाम देने का वो प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई भी इनको लीड मिलता है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने का इनका काम होता है। दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम जो है वो ना बढ़ने पाए, लोग शांति से रह पाए, लूटपाट ज़्यादा ना हो, मर्डर ना हो, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं काउंटर इनके द्वारा किया जाता है। ऐसे लोग जो समाज के लिए खतरा हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उन पर कार्रवाई करके उनके लिए जेल ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि या तो जेल से सुधर आए या फिर वो बार बार उस चीज़ को करें। तो ऐसा कई बार होता भी है, इस चीज़ को ना लोग गर्व का विषय बना लेते हैं कि मैं इतने लाख का इनामी हूँ, इतने ये हुई हूँ। इसलिए राजस्थान सरकार ने पिछली रिसेंटली आपने सुना होगा, तो उन्होंने 1 पैसे का इनाम रखा था, 1 पैसे, ताकि क्योंकि लोगों ने इससे प्रेस्टीजियस का सवाल बनाया था कि जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा गुंडा, उतना बड़ा दबंग, उतना बड़ा वो समाज का शोषण करता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को खत्म करने की जरूरत है, ऐसे इनिशिएटिव, ताकि इसे ये गर्व का विषय ना बनाए, है।
इंटेलिजेंस गैदर करना और उसको एनालिसिस करना, ये भी काम इन आईपीएस ऑफिसर्स का होता है। जो भी इन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं उस बिहाफ पे इन्हें काम करना पड़ता है, ठीक है। के अलावा अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो फिर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी आपको असिस्टेंट कमांडेंट जो देखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रुप में, बीएसएफ का में गए हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रुप में आपको काम करना पड़ता है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने एरिया को, ताकि इलीगल क्रॉसिंग ना हो पाए वहां से। आप देखते हैं बहुत सारे इलीगल, अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो इलीगल माइग्रेंट्स बहुत सारे इंडिया में आ जाएंगे, है ना। जैसे देखते ही कनाडा और यूएस के अंदर कोई लोग जाते हैं कनाडा से फिर यूएस में घुस जाते हैं और विदाउट वीजा गए हैं, तो फिर कौन पकड़ने वाला है उन्हें, ठीक है। इसके लिए भी अपने, अगर आप अपडेट रहते हो तो आपको पता होगा अमेरिका में और कनाडा की बाउंड्री पे किस तरह की चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करी गई। ऐसे ही आप यहाँ भी देखते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, यहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन चलती है, लोग इस तरीके से आते हैं कि कुछ नदी नाले वाले इलाके हैं तो वहाँ तो पेट्रोलिंग नहीं हो सकती प्रॉपर, तो वहाँ ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाती है, लेकिन उसके जरिए भी आ जाते हैं, टनल बना के आ जाते हैं। ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि टनल से आए हैं तो या तो स्मगलिंग पदार्थ, ड्रग्स बहुत बड़ी मात्रा में, और ड्रग्स बाकी देशों को बर्बाद कर सकती है, हमारे यूथ को बर्बाद कर सकती है इस चीज़ को लेकर के, तो इसको भी रोकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस अफगानिस्तान पाकिस्तान इन रीजन से होकर के पास पास चाइना और वियतनाम इन देशों तक ये चीज़ प्रमोट की जाती है ना। तो उसको पकड़ना, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जैसे नक्सलाइट्स एरिया में छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे एरियाज में जहाँ भी नक्सल्स की जो पहुंच ज़्यादा है उसको न्यूट्रलाइज करना, और नक्सल्स को जो कि आम लोगों को प्रभावित ना कर पाएँ, प्रॉपर्टी जो पब्लिक जो सरकारी प्रॉपर्टी उसको डैमेज ना कर पाए, चाहे वो किसी ब्रिज को उड़ा देना हो, चाहे स्कूल बिल्डिंग को उड़ाना हो, या किसी भी प्रकार की जो देश को तोड़ने वाली गतिविधियां उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये जनरली जाने जाते हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, ठीक है। सीआरपीएफ जिनमें देखते हैं इनकी कोबरा जो बटा कमांड है, जो कोबरा काफ़ी इसे जंगल वॉरियर बोला जाता है। जैसे ही अगर आप बीएसएफ में देखें तो बीएसएफ में आपको मिलती हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ये स्पेशल फोर्सेस के एक तरीके से मान लीजिए, इनके अंदर एक अलग कोर है जो काफ़ी माहिर है, एक्सपर्ट है लड़ने में और ऑपरेशंस को अंजाम देने में, है ना। इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को भी ये लीड किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना आईपीएस की, और असिस्टेंट कमांडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बारी बारी से देख रहे हैं। अगर आईपीएस की देखो तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन विद द पुलिस सर्विसेज के साथ में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, क्योंकि आप देखते हैं कि देखो अमेरिका में लोग जनरली फ़ोन करते हैं पुलिस को बुलाने के लिए तो डरते नहीं है, उन्हें लगता है पुलिस हमारी मदद करने के लिए आई है, और ऑफकोर्स वही है ना। पुलिस कोई डर का विषय नहीं, लेकिन हम कॉलोनियल माइंड सेट में रहे हैं, ब्रिटिश काल से वही चीज़ आजकल चली आ रही है। पुलिस जब भी हमारे गली मोहल्ले गाँव शहर में आती है तो लोगों को बड़ा ही एक वो लगता है पुलिस आई है भाई, घबराते हैं लोग, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं, उनको सुधरने की अवश्य ज़रूरत है ना। पुलिस को फुर्सत नहीं, पहली चीज़ तो वीआईपी को सुरक्षा देने से, सिक्योरिटी उनकी उसमें लगे रहने से, तो आम लोग नागरिकों को तो तब सुरक्षा दे पाएगा कहीं ना कहीं। पर फिर भी हम देखते हैं कि आज लोग थाने में जाते हैं, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, है ना। काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ें देखने को मिलते हैं, ताकि उन्हें पता है कि एफआईआर लिखेंगे तो फिर छानबीन करनी पड़ेगी, पूरा ट्रायल्स देना पड़ेगा सारी चीज़ें, या फिर ऊपर जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा तुम्हारे जो अपने थाने में वो क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि इससे बढ़िया एफआईआर ही रजिस्टर मत करो। तो ये माइंड सेट गलत है ना। इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होने की जरूरत है। वो माहौल बने कि लोग ना इसे समझें कि पुलिस हमारी मदद के लिए है, हमें टॉर्चर करने के लिए नहीं है, पर लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उसे क्योंकि कहते भी हैं जो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर बड़ी दिक्कतपूर्ण होते हैं, क्योंकि समझ लो या तो सिस्टम की नाकामी है या फिर कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं जो डिसिप्लिनरी रूप से खराब हैं। पुलिस वाले कई देखते हैं कि पुलिस वाले बदतमीजी से बिहेव करते हैं, बुजुर्गों के साथ में ये करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं ऑफकोर्स, और कुछ चंद लोग हैं जिनकी कमी की वजह से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बदनाम होता है। इस चीज़ को देखने की जरूरत है ना। तो वैसा कुछ हिंदुस्तान में भी हो कि लोग उसे एज आ मदद का व्यक्ति समझें, ऐसे डर के भागे नहीं उसको लेकर के, इस चीज़ को भी करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमने देखा पुलिस बल ने कितना अच्छा काम किया था कोरोना काल में, लोग प्रॉपर लॉ एंड जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, इसको लेकर के भी वो चप्पे चप्पे पर खड़ी रही, चीज़ों को देखती रही, वरना हो सकता था कि बड़े लेवल पे कोरोना जो महामारी है वो हिंदुस्तान के अंदर फैल जाती है। इसको भी लेकर के इन चीज़ों पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट इसको भी करना पड़ता है, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर पब्लिक जो ऑर्डर है उसको मैनेज करता है, क्योंकि अगर ऊपर से कोई भी कानून बन करके आए उसको मेंटेन कर एग्जीक्यूट कराना जिले के अंदर, ये आईएएस आईपीएस दोनों मिल करके करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के भी नेक्स्ट बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट की। अगर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो डिजास्टर रिलीफ, जो भी अगर आपदा संबंधित जो चीज़ें आती हैं उनमें भी ये ऑपरेशन चलाते हैं। जो भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको देखे, उनमें ये लोगों को बचाव कार्य शुरू कराते हैं, उनका खाना प्रोवाइड कराना, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना, ये सारी चीज़ें इनकी ओर से की जाती हैं, है ना। इंश्योरिंग द सेफ्टी फॉर द अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को। दूसरा ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, इनकी ट्रेनिंग जो भी है ये जो ऊपर जो चले जाते हैं वो दूसरे लोगों को ट्रेंड करने के लिए भी, उनकी मेंटरशिप के लिए भी, जूनियर ऑफिसर्स को भी कहीं ना कहीं उनके रोल मॉडल बनने के लिए भी ये लोग जाने जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर एक बार आपके
बंदों ने आप पे भरोसा करना शुरू कर दिया तो वो आपको रोल मॉडल मानेंगे और वो कहीं ना कहीं आपकी छवि को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो आप उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व बना करके दीजिए, एक अच्छी चीज़ है ताकि वो आपसे सीख पाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड करने का उन जूनियर लोगों को भी एक आपकी जिम्मेदारी रहती है ना। और ये शेयर करना अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस जो एक्सपर्टाइज है उनको, ताकि वो अपने इम्प्लीमेंट में लेकर के अपनी चीज़ों को ठीक प्रकार से संचालित कर सकें और आप जैसा बन पाएँ या आपसे भी बेहतर बन पाएँ। इसको भी लेकर के ये चीज़ें चलती हैं असिस्टेंट कमांडर लेवल पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर के लिए क्या क्वालिटियां मेन है, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, है ना। लीडरशिप मतलब आप में जोखिम लेने का जज्बा होना चाहिए। लीडर, एक अच्छा लीडर देखो, कहते हैं ना लीडर ईट लास्ट। ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं ना, एक तो जो ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दे, एक दूसरों को खाए पर खुद ना खाए, तो जो सबको खिला करके बाद में खाता हुआ है, जैसे लीडर लीडर तो लीडर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे हर हाल में ना अपने जख्म छुपा करके हंसना पड़ता है, सबको मोटिवेट रखना पड़ता है, सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ता है, ठीक है। सबके अंदर ना कुछ उसे प्रोत्साहन देना पड़ता है, ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, ठीक है। ऐसी फिजिकल और मेंटल फिटनेस आपको रखनी पड़ती है। फिजिकली भी आपको फिट रहना पड़ता है, मेंटली तौर पे भी आपको फिट रहना पड़ता है, क्योंकि आपको देखो बहुत ही आपका एक शब्द भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर से उधर हो जाए तो मीडिया आपका बवाल काट सकती है। तो ये भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत होती है जब आईपीएस ऑफिसर रैंक पे, क्योंकि देखो रैंक तो लोग देख लेते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देख पाते। आपका एक लाइन एक सेंटेंस इधर से हुआ उधर हुआ वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस चीज़ को लेकर के। इसलिए आपकी जो मेंटल फिटनेस है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास में हो, आप किसी प्रेशर को ना फेस करें, चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी यहाँ रहता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको तालमेल में रहते हुए फिर भी जन लोगों की आपको सेवा दे पाए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है इस चीज़ को लेकर के, है ना। तो दूसरा डेडिकेशन एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, है ना। तो ये जनरली एक आईपीएस ऑफिसर के कुछ गुण हैं जो होने चाहिए, ताकि लोग जो पुलिस में और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यकीन करें अपने लीडर पर, ना कि उससे दबाव महसूस करें। वो महसूस करें एक रोल मॉडल की तरह कि हमारा ऊपर जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छा है, हम अगर अच्छी चीज़ करेंगे तो जरूर हमारा बचाव करेगा, जरूर हमें प्रोत्साहन देगा, ये सारी चीज़ें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर दिन आती रहती हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी मिलेगी, 24 घंटे आपको पता लगता है कि रात के 2 बजे भी फोन आ सकता है, आपको जाना पड़ेगा, है ना। पेट्रोलिंग टीम को मैनेज करना पड़ेगा, कोई बड़ा कोई जैसे कोई गैंग कोई भी हाईवी हो गया मान लो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोगों को परेशान कर रहा है, उससे भी लोगों को रिलीफ देने की कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम इसको सॉल्व कैसे करना है ये कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है। ये आपके अंदर होंगी तभी जा करके इस क्वालिटीज़ को आप चेक कर पाएंगे भैया। नेक्स्ट बात करें क्वालिटीज इसी प्रकार से असिस्टेंट कमांडेंट की भी देखिए, लीडरशिप क्वालिटी यहाँ भी चाहिए, डिसीजन मेकिंग यहाँ भी चाहिए, बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, सही डिसीजंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ भी चाहिए, प्रॉब्लम हर जगह है, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम हर जगह, समस्या किसके पास नहीं है, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, मेरे को इतनी समस्या क्यों दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, पूरा समस्या हर किसी के साथ है। दूसरा एक तो माइंडसेट देखने का होता है कि आप समस्या कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए भी समस्या वो नमक के बराबर है, एक नमक की चम्मच है, बस बशर्ते डिपेंड करता है कि आप बॉटल हो, बाल्टी हो या समुद्र हो। वही नमक भर चम्मच जो प्रॉब्लम अगर समुद्र में डाल दोगे तो उसका महसूस नहीं होगा आपको। तो आप अपनी व्यक्तित्व को समुद्र जैसा बनाइए, या कैसा आपका व्यक्तित्व है इस प्रकार से मैटर करता है इस चीज को लेकर के भी, है ना। दूसरा आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपका होना चाहिए, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, है ना। आप क्रिटिकल सोच पाए, एनालिटिकल आपका दिमाग हो, तो समझ लीजिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके पास में है। करेज, आपके पास साहस होना चाहिए। इंटेग्रिटी आपके पास में होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज एक असिस्टेंट कमांडेंट के पास भी होने चाहिए, है ना। तभी जा करके तो हमने आईपीएस और असिस्टेंट कमांडेंट दोनों की पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जाना, उनकी अपने क्षेत्र में अपनी पावर, इनकी अपने क्षेत्र में अपनी पावर, ठीक है। आप स्वतः ही जान गए होंगे सीएपीएफ के पास, असिस्टेंट कमांड के पास ज़्यादा पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं बजाय एक आईपीएस के, है ना। आईपीएस की भी अपनी है, लेकिन सीआरपीएफ की या जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं उनकी अपनी भी अलग चुनौतियां हैं, अपनी जगह हैं, अपनी अलग अलग उनके रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो अदा करते हैं, और देश की सुरक्षा को कहीं ना कहीं बरकरार बनाए रहते हैं। तो हम सलाम करते हैं ऐसे वीर बहादुरों को जो देश की इंटीग्रिटी को बचाए रखे हैं, ताकि हम शांति से काम कर पाएँ, अपना शांति अमल से अपना जीवन जी पाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एक जानकारी आपको इसके अंदर मिली होगी, हमने कवर किया, दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करी। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।